वेलकम टू SKM इंस्टीट्यूट। आई एम वीके सिंह। आशा करता हूँ आप लोग अच्छे से होंगे। आज के इस सेशन में मैं BHIC 101 इस विषय का ब्लॉक 4 में यूनिट 14 कंप्लीट करूँगा। इस चैप्टर का नाम है अलेक्जेंडर्स इन्वेजन ऑफ द नॉर्थ वेस्ट। भारत के उत्तर पश्चिम में सिकंदर का आक्रमण। तो बेसिकली एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये काफ़ी इम्पोर्टेंट चैप्टर है और इसमें हर साल जो है एक क्वेश्चन पूछा जाता है इग्नू की तरफ से। अभी तक हमने देखा कि भारत भूमि में जो जनपद और महाजनपद का दौर था उसमें हमने 16 महाशक्तियों के बारे में पढ़ा जो महाजनपद के नाम से हम जानते हैं। किस प्रकार वे एक दूसरे से जो है युद्ध लड़ते रहे अपनी प्रभुत्व को सिद्ध करने के लिए, अपने प्रभाव को बढ़ाने के लिए, अपनी सीमाओं को बढ़ाने के लिए। अब इसी क्रम में हम देखते हैं कि बाहर से भी कई आक्रमण हो रहे थे और इसमें से सबसे महत्वपूर्ण है सिकंदर का आक्रमण। तो बेसिकली ये चैप्टर उसी सिकंदर से रिलेटेड जो फैक्ट्स हैं उनके आक्रमण से रिलेटेड उसी पर आधारित है। और इस सेशन के बाद जो है जो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जो मैं बताऊंगा वह मोर देन एनफ है। शुरू करने से पहले मैं इंफॉर्मेशन दे दूं जो मैसेजेस हमारे पास आते हैं। जी हाँ, 999 रुपीज़ में यह इग्नू के स्टूडेंट्स के लिए ही मेंटरशिप बैच है। इस बैच में बेसिकली जो है आपके विषयों से संबंधित रिकॉर्डेड क्लासेस प्रोवाइड की जाएगी, साथ ही क्लास नोट्स प्रोवाइड किए जाएंगे चैप्टर वाइज, और सॉल्व असाइनमेंट्स, सॉल्व गेस्ट पेपर ये प्रोवाइड किए जाएंगे। और जो भी आपसे चार्जेस ले जा रहे हैं ये बेसिकली अगर आप असाइनमेंट्स और गेस्ट पेपर की ही टोटल कॉस्ट आप सम अप करेंगे तो ये मोर देन 2000 बैठेगा। तो बहुत अच्छा ये ऑफर है कि 999 में आपको वन टाइम पे करना है और 3 साल तक जो है आपको रिकॉर्डेड क्लासेस प्रोवाइड करेंगे और बाकी सब बेनिफिट्स आपको प्रोवाइड होगा। इसके साथ ही आपको जो है हेल्पलाइन नंबर दिया जाएगा जिससे आपकी इग्नू से संबंधित किसी भी समस्या के लिए आप इंस्टीट्यूट से कांटेक्ट कर सकते हैं, एक टीचर के कांटेक्ट में रहेंगे। साथ ही साथ वे स्टूडेंट्स जो UPSC की प्रिपरेशन करना चाहते हैं, सेल्फ स्टडी कर रहे हैं, IAS की तैयारी करना चाहते हैं, तो वह हमारे एकलव्य IAS फाउंडेशन बैच जो कि मेंटरशिप प्रोग्राम है उसका हिस्सा बन सकते हैं। ये फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस पे ये बैच है। अधिक जानकारी के लिए आप दिए गए नंबर पर जो है कॉन्टैक्ट कीजिए, व्हाट्सएप कीजिएगा। इंट्रोडक्शन। आपके सामने यह मैप है, इसमें आप देखेंगे कि ये बैक्टीरिया है, ठीक है, और ये फरगना, ठीक है। अलेक्जेंडर यहाँ से जो है बैक्टीरिया होते हुए और भारत के अंदर ये हिंद कुश से प्रवेश करता है, ठीक। तो दरअसल भारत का जो इतिहास है इसमें हम देखते हैं कि बहुत पहले से आक्रमणकारियों का जो है ध्यान आकर्षित होता रहा है और सिकंदर ने उत्तर पश्चिम भारत की रियासतों पर विजय प्राप्त की। तो जैसे भारतीय उपमहाद्वीप है तो भारत का जो सबसे उत्तरी इलाका है और पश्चिमी इलाका, ठीक है, तो यहाँ पर जो है सिकंदर ने विजय प्राप्त की, पूरे भारत पर नहीं। तो बहरहाल हम यह जानते हैं कि जो भारत है वह प्राचीन समय से ही विदेशियों के लिए आकर्षण का केंद्र रहा है और ख़ास तौर पर जो आक्रमणकारी हुए हैं उनका जो है भारत को जीतने का एक स्वप्न रहा है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि सिकंदर भी अपने विजय अभियानों में भारत को भी इंक्लूड करना चाहता था। अब इस पर बहस है कि उसने भारत को जीता या नहीं जीता, ठीक है, क्योंकि उसने कुछ राजाओं को हराया था और उसके बाद जब वह भारत में और एंटर होता है तो उसे जो है नंद साम्राज्य के बारे में जानकारी मिलती है। उसके सामने एक विशाल साम्राज्य था। तब उसे समझ में आता है अभी तक मैंने जितने भी राजाओं को हराया है ये तो कुछ भी नहीं है, असल में एक समुद्र जैसा एक कह सकते हैं कि साम्राज्य है, नंद साम्राज्य, और अब इससे लड़ना है। तो बहरहाल आगे उसकी सेना ने बढ़ने से इनकार कर दिया,
ठीक है, और वहाँ पर जो है फूट पड़ गई उसकी सेना में और फिर सिकंदर को वापस जाना पड़ा। तो ये बेसिकली ये इंट्रोडक्शन था। और तो गंधार, जिसे अभी हम अफगानिस्तान, गंधार कुछ इलाका अफगानिस्तान में है, कुछ पाकिस्तान में है। तो गंधार के क्षेत्र में स्थानीय शासकों के प्रतिरोध का सामना करना पड़ा, लेकिन फिर भी अंततः तक्षशिला शहर पर उसने कब्जा किया। ठीक है, तो तक्षशिला अंततः जो है उसका सहयोगी बन गया और फिर वह जो है और अंदर गया। वहाँ पे उसे जो है पौरव साम्राज्य से जो है लड़ना पड़ा, जो पोरस के राजा थे, पौरव के जो राजा थे पोरस। तो पोरस कहा जाता है कि पहली लड़ाई में पोरस से वह विजयी नहीं हुआ, हार गया, परंतु दूसरी लड़ाई में उसने पोरस को हरा दिया। और पोरस की वीरता को देखते हुए उसने उसे सम्मान अर्जित करते हुए उसे वहां पर राज करने का मतलब जो है इजाजत दिया। ठीक है, उसका राजपाट उसे वापस लौटा दिया। हालांकि पोरस जो है वह सहयोगी बन गया। उससे आगे जब वह आगे बढ़ता है तो उसके सामने एक विशाल साम्राज्य नंद एम्पायर, ये आप मैप में देखेंगे, ये नंद एम्पायर कितना बड़ा है। ठीक है, और यह बहुत शक्तिशाली साम्राज्य था, क्योंकि सिकंदर की सेना को अभी छोटे छोटे राजाओं ने ही इतना उनका मनोबल गिरा दिया था कि वे अब आगे इतने बड़े विशाल साम्राज्य से वे लड़ने से डर रहे थे। और अंततः उसकी सेना ने जो है आगे बढ़ने से इनकार कर दिया और फूट पड़ी, और इस तरह वे वहाँ से वापस गए। जितने जीते हुए भाग थे उस पर जो है कुछ समय तक उनका जो है कंट्रोल रहा और कमांडर वहाँ पे रखे गए। तो यह हम देखते हैं, जो भी मैंने अभी बताया है इसको जो क्लास नोट्स में इंक्लूड किया है डिटेल में। ठीक है, बहुत इजी आंसर है, आप जो है पढ़ेंगे तो समझ में आएगा। साथ ही साथ एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से एक बेसिक स्ट्रक्चर आपके माइंड में होना चाहिए। और गेस्ट पेपर में जो मैंने आंसर्स क्वेश्चंस इंक्लूड किए हैं वो मोर देन एनफ है इग्नू के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो हम जब भी हिस्ट्री की बात करते हैं तो बिना सोर्सेस के, बिना साक्ष्य के हिस्ट्री की हम बात करना जो है एक तरह से बेमानी है। ठीक है, हिस्ट्री साक्ष्यों पर आधारित होती है। तो सोर्सेस कौन कौन से हैं? ऑब्वियसली जो सोर्सेस रखे जाते हैं, एक तो जो है कुछ लिखित सोर्स होगा, ठीक है, साहित्य हो सकता है, ठीक है, जीवनी हो सकती है, ठीक है, वृत्तांत हो सकता है। साथ ही साथ कुछ ऐसे इनपुट हमें मिले जो पुरातात्विक खोज हमें प्राप्त हो, उससे हमें कुछ ऐसी जानकारी प्राप्त हो कि जो पुष्टि करते हो कि हाँ इन साहित्यों में जो लिखा गया है वास्तव में उसका जो है कुछ छाप यहाँ पे देखने को मिलती है। तो इस तरह से जो है सोर्सेस इंक्लूड किया जाता है। तो सबसे पहले जो सोर्सेस है सिकंदर के भारत पे आक्रमण का, वह शास्त्रीय यूनानी वृत्तांत है। ठीक है, तो बेसिकली जो भी सिकंदर से रिलेटेड हमारे पास जो सोर्सेस रखे जाते हैं वह जो है विदेशी ही है। ठीक है, स्वदेशी भारतीय स्रोत में जो है मौर्य सम्राट और अशोक के शिलालेखों में सिकंदर की विजय और भारतीय उपमहाद्वीप के उत्तर पश्चिम क्षेत्र पर उसके प्रभाव का उल्लेख हमें दिखाई देता है। बैक्ट्रियन और इंडो ग्रीक सिक्के में भी जो है वहाँ पे इंडो ग्रीक शासकों द्वारा जारी किया गया था, जिसमें सिकंदर के आक्रमण से संबंधित सिक्के और मुद्रा शास्त्रीय साक्ष्य में प्राप्त होते हैं। पुरातत्विक खोजें हमें प्राप्त हुई हैं, जिसमें पुरातत्विक उत्खनन से भारतीय उपमहाद्वीप के उत्तर पश्चिमी भागों में यूनानी और बौद्ध कला और वास्तुकला जैसे हेलेनिस्टिक प्रभावों के साक्ष्य में मिलते हैं। ठीक है, तो जैसे मूर्तिकला हो गई, ठीक है, तो उन कलाओं में जो है यूनान की शैली भी दिखने को मिलती है। तो इसलिए यह पुरातात्विक खोजों में जो हमें वहाँ से जो पुरातात्विक साक्ष्य प्राप्त हुए हैं, मूर्तियाँ वगैरह, तो उसमें जो है हमें छाप दिखता है कि वास्तव में यूनानी जो कला पद्धति है उसका भी जो है मिश्रण देखने को मिलता है बौद्ध कला में। इसके अलावा जो प्राचीन खोजकर्ता थे, जैसे यात्रा वृत्तांत थे, जैसे मेगास्थनीज हो गए, ओनेसिक्रिटस हो गए, ये इन यात्रियों ने जो है वृत्तांत लिखे हैं जिन्हें हेलेनिस्टिकल काल के दौरान भारत का दौरा किया था जिन्होंने, तो इससे भी हमें प्राप्त होता है। इसके अलावा प्लूटार्क और स्ट्रेबो ये महत्वपूर्ण है। प्लूटार्क एक यूनानी लेखक था जिसने मुख्यतः जो है जीवनी लेखक था। यह एक स्ट्रोबो है, ये जो है स्ट्रोबो एक यूनानी भूगोल शास्त्री और इतिहासकार था। आगे हम देखते हैं कि जो इंडिके हैं ये एरियन जो है एक इतिहासकार है, यूनानी इतिहासकार और दार्शनिक है।
जो दूसरी शताब्दी ईस्वी में रहते थे, इन्होंने जो है इंडिका नामक पुस्तक लिखी थी। इंडिके भी कहते हैं, इंडिका के नाम से जाना जाता है। यह पुस्तक भारत में सिकंदर के अभियान के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी का स्रोत है, क्योंकि इन्होंने जो है उस समकालीन, जो उस समय सिकंदर के आसपास के जो समय में कुछ जो इतिहासकार थे, जैसे टॉलमी और नियर सच जैसे इतिहासकारों ने जो कार्य किए हुए थे, उसको भी एरियन ने अपनी पुस्तक में इंक्लूड किया है। तो बहरहाल यह जो है महत्वपूर्ण पुस्तक है इंडिका, और एक इम्पोर्टेंट सोर्स है। लेकिन एरियन ने अपने इंडिका में भारत के कुछ तथ्य तो जोड़े हैं, तथ्यात्मक, लेकिन कुछ काल्पनिक विवरण भी जोड़े हैं। ठीक है, और इसके अलावा मैं बता दूं कि जो सिकंदर का जो समय काल था, उसके कई 100 सालों के बाद जो है उसके बारे में जो है जीवनी या इतिहास का में हमें जो भी कुछ साक्ष्य प्राप्त होते हैं, लेख प्राप्त होते हैं, वो उसके 100-200 साल के बाद ही लिखे गए हैं। ठीक है, लेकिन क्योंकि साक्ष्य के आधार पर, सटीकता के आधार पर वो एकदम समय के अनुरूप, मतलब कुछ समय के पास है, इसलिए हमें उन्हें मानना पड़ता है। क्योंकि उसके विपरीत और जैसे भारत में जो है कुछ ठोस सबूत नहीं मिलते हैं, साक्ष्य नहीं मिलते हैं जो और कुछ कहानी बताए, तो इसलिए जितनी कहानी हमें बाहर के विदेशों से पता चलती है, उसे जो है हमें मानना ही पड़ेगा। हालांकि यह स्पष्ट रूप से है कि जो सिकंदर है, सिकंदर को वापस लौटना पड़ा था, वह नंद साम्राज्य के प्रभाव की वजह से। तो सिकंदर के आक्रमण के बाद भारत पर क्या क्या प्रभाव पड़े? बेसिकली जो भी कोई आक्रमण होता है, तो साथ ही साथ वहाँ के जो लोग हैं, जब भूभाग को कंट्रोल करते हैं, वहाँ पे व्यापार करते हैं, व्यापारी आते हैं, ठीक है, कुछ लोग आकर के बसते हैं, तो इस तरह से संस्कृतियों का आदान प्रदान होना शुरू हो जाता है। तो बेसिकली सांस्कृतिक आदान प्रदान हुए थे। सिकंदर के अभियान ने हेलेनिस्टिक दुनिया और भारत के बीच संस्कृति आदान प्रदान को सुविधाजनक बनाया। तो ये हेलेनिस्टिक दुनिया कौन सी थी? ये वही दुनिया थी जहाँ से वह आया था। यूनानी कला, वास्तुकला और विचारों ने भारतीय संस्कृति को प्रभावित करना शुरू किया था। तो हेलेनिस्टिक प्रभाव में जैसे हम कह सकते हैं कि उत्तर पश्चिम में इंडो ग्रीक राज्यों की स्थापना के परिणाम स्वरूप ग्रीक और भारतीय संस्कृतियों का मिश्रण हुआ, हम देख सकते हैं। वो कला और सिक्के में जो है स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। राजनीतिक परिवर्तन में हम यह देखते हैं कि आक्रमण की वजह से राजनीतिक संरचनाओं को बाधित कर दिया गया। कुछ क्षेत्रों में जो है सत्ता शून्य हो गई और मौर्य साम्राज्य जो है सहित विभिन्न भारतीय साम्राज्यों और राजवंशियों के उदय के लिए एक मंच तैयार मिला। ठीक है, तो जो पहले से जो राज्य सत्ता चल रही थी वो क्षीण हो गई और फिर नए साम्राज्य का, जैसे इस प्रमुख मौर्य साम्राज्य हैं, उनका जो है उदय हुआ। तो बेसिकली इतना ही था इस चैप्टर में। अभी कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जो इस चैप्टर के एंड में दिया गया है, और मुझे आशा है कि आप इन सभी का आंसर दे पाएंगे इस सेशन के बाद। पहला क्वेश्चन है कि सिकंदर के भारत पर आक्रमण के पुनः निर्माण के लिए उपयोग किए गए उन स्रोतों का पर एक नोट लिखिए। तो बेसिकली सोर्सेस की बात कर रहा है कि हमें ये सोर्सेस कहाँ से प्राप्त होते हैं, स्रोत। तो ये हमने डिस्कस किया। सिकंदर के उत्तर पश्चिम भारत पर आक्रमण के बारे में कुछ पंक्तियां लिखी। तो उसने उत्तर पश्चिम भूभाग पर जो आक्रमण किया उसके बारे में थोड़ी सी कहानी लिखनी है डिटेल में। ठीक है, 10 लाइन लिखना है। तो आई एम श्योर कि आप इसका आंसर दे पाएंगे। एरियन के इंडिक के बारे में कुछ पंक्तियां लिखी है, तो ये भी मैंने बताया आपको। और सिकंदर के आक्रमण का भारत पर क्या प्रभाव पड़ा, तो ये जो है इस सेशन के बाद आप इन सभी क्वेश्चंस का आंसर्स लिख पाएंगे, दे पाएंगे। और हालांकि मैंने क्लास नोट्स में इसे इंक्लूड किया है। ठीक है, तो आज के सेशन में यहीं पर समाप्त करता हूँ। थैंक यू वेरी मच।